अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आज हम दो वीडियो इशू कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए, जो यमन ने 5 हमले किए हैं पिछले परसों, कल और आज मिला के 5 शिप्स पे अटैक किया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेटमेंट आया है हूती लीडर अब्दुल अल मलिक का। उन्होंने कहा है कि हम अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन रेड सी से, लाल सागर से हम आगे बढ़ा के इंडियन ओशन तक बढ़ा रहे हैं। मतलब इसका यह है कि इंडियन ओशन में भी अगर कोई इजराइल से जुड़ी कोई शिप पाई जाती है कि जो इजराइल को सामान पहुंचा रही है या इजराइल से सामान ला रही है, तो उसको भी वो अटैक कर सकते हैं। देखिए, मैं पिछली वीडियो में भी यही बात हुई थी कि कहीं ना कहीं भारत को अब अपनी पोजीशन तय करनी होगी, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। 5 हमले हो चुके हैं, 5 यमन ने हमले किए हैं। उसके मुकाबले अमेरिका और ब्रिटेन की जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो बिल्कुल बेकार फिसड्डी साबित हुई है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है। और जो 5 जो हमले किए हैं उसमें से सोचिए, एक तो नाम यमन ने खुद दिया है, पैसिफिक 01 शिप का, जो कमर्शियल शिप है। एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर पे हमला हुआ और 3 ब्रिटिश वॉरशिप्स पे हमला हुआ है, जिनके नाम यमन सिक्योरिटी रीजन से बाहर नहीं कर सकता, ना ही इंग्लैंड करेगा, क्योंकि इस पे अभी उसमें खबर यह आ रही है कि 2 शिप्स कब्जे में है यमन की। और जब शिप्स कब्जे में हैं, वो भी वॉर शिप्स, कितनी बड़ी बात है। और यमन जो है वो उस सवाल को लेकर बार्गेन करेगा, वो ब्रिटेन पे दबाव डालेगा कि तुम्हारी शिप्स मेरे कब्जे में हैं। और हम लोग जो हैं वो ये डिमांड करते हैं कि इजराइल गाजा में बमबारी रोके, इजराइल जो है वो जो सीज फायर है उसके लिए तैयार हो। आज देखिए, हमास ने नया प्रपोजल रखा है, जिसमें उन्होंने तीसरा ये उनका नया प्रपोजल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चलिए ठीक है, अगर पहले राउंड में आप हमारे 700-1000 जो फिलिस्तीनी कैदी हैं छोड़ देते हैं, हम भी आपके कुछ होस्टेजेस छोड़ देते हैं, तो ये एक शुरुआत यहाँ से करते हैं। अभी हम कोई और शर्त नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमारी शर्त होगी कि बाकी होस्टेजेस छोड़ने के लिए आप सीज फायर पे अग्री करिए कि सीज फायर हो, इजराइल गाजा से अपनी फौजें हटाए। और वही बात, तीसरी बात की जो डिस्प्लेस लोग हैं वो लोग जो हैं साउथ से नॉर्थ गाजा जा सके। चौथी बात जो है उसने कही कि जो इजराइल ने एक रोड बनाई है नॉर्थ गाजा में, ईस्ट और वेस्ट, तो वो जो रोड है नॉर्थ गाजा में, जो नॉर्थ गाजा को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, उस रोड के बारे में उन्होंने कहा है कि इस रोड को हम जब भी चाहे उखाड़ के फेंक सकते हैं, लेकिन इस रोड का इस्तेमाल, अगर आपने बना ही दी है, इस रोड का इस्तेमाल गाजा के लोगों की बेहतरी के लिए किया जाए जो वापस लौटेंगे नॉर्थ गाजा। और इस रोड को अगर इजराइल ये सोचता है कि उसने सिक्योरिटी कोई विक्ट्री हासिल कर ली है, तो ये उसका भ्रम है। तो मैं आपको एक पूरा पर्सपेक्टिव दे रहा हूं इस बारे में। आज देखिए, एक और बड़ी घटना हुई कि 80,000 लोग करीब अल-अक्सा मस्जिद में, क्योंकि आज पहला फ्राइडे था रमजान का, तो 80,000 लोग अल-अक्सा मस्जिद में जमा हुए। इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बार्ब्ड वायर लगे थे। पूरा जो अल-अक्सा मस्जिद का कंपाउंड है, ऐसा लग रहा था कि वो कोई कंसंट्रेशन कैंप हो, जैसे हिटलर वगैरह लगाते थे। बार्ब्ड वायर्स लगे थे, कुत्ते चारों तरफ घूम रहे थे। मतलब इस तरह के जो इजरायली सिक्योरिटी का जो इंतजाम था, लेकिन सब फेल हो गया, सब कुछ फेल हो गया। बार्ब्ड वायर्स हटाने पड़े, वहाँ से सारे डॉग्स हटाने पड़े, इतनी जनता आ गई, 50,000 से ऊपर लोग पहुँच गए, आप कुछ कर नहीं सकते। तभी इसीलिए देखिए, थर्ड इंतिफादा क्या होता है? इंतिफादा जो अपराइजिंग्स होती हैं, जो पीपल्स अपराइजिंग। फर्स्ट इंतिफादा हुआ था 1986 से लेके और 1990s, अर्ली 90s तक, जिसके बाद ओस्लो पीस अकॉर्ड हुए, जिसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और एक ये हुआ कि भाई पैलेस्टाइन की अपनी सरकार एक होनी चाहिए, चाहे लिमिटेड ऑटोनॉमी हो, लेकिन होनी चाहिए। और आज तक फिर उसके बाद बनी वो, जो चुनाव हुए 2006 में, हमास जीत गई। फिर उसके बाद उसको पावर नहीं लेने दी गई, इसलिए उसने गाजा पे कब्जा कर लिया। वेस्ट बैंक में उधर जो महमूद अब्बास की जो गद्दार सरकार है वो है। तो पहले इंतिफादा में ये हुआ। दूसरा इंतिफादा 2000 में शुरू हुआ, उसमें तो उसके बाद इजराइल जो है पूरी तरह से बहुत सारी जगहों से विड्रॉ कर गया। हर इंतिफादा में इजराइल हारा। और तीसरा इंतिफादा अब शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से जनता लड़ रही है, वेस्ट बैंक में खासतौर पे जनता लड़ रही है। देखिए, वहाँ पर रेजिस्टेंस तो है ही, लेकिन जनता जो लड़ रही है, और मैंने आपको लगातार इन्फॉर्म रखा है, चाकू से, पत्थरों से, मोलोटोव कॉकटेल से। और आज देखिए 50,000 लोग, 80,000 टोटल, 80,000 तो एक कंजर्वेटिव फिगर, लाखों होंगे,
1 लाख से ऊपर, और इतने सारे लोगों को इजरायली सिक्योरिटी फेल हो गई। और इजरायली सिक्योरिटी, क्योंकि अगर इससे कम लोग होते, 2 या 3 हज़ार लोग होते, उन पे ये वाटर कैनन ये चला के और मारपीट करके ठीक कर लेते, लेकिन इस बार नहीं कर पाए। इस बार वो पूरी तरह से सरेंडर हो गए। इतनी भयंकर जो उन्होंने एक तैयारी की थी, वो सारी की सारी तैयारी धरी रह गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हूतीस ने जो एक अपना और एक अनाउंसमेंट किया है सुपरसोनिक मिसाइल का, इसके बारे में मैंने आपको बताया। हाइपरसोनिक मिसाइल जो 1,000 किलोमीटर पर आवर के 10,000 किलोमीटर पर आवर जो रफ्तार है उससे ज़्यादा तेज चलती है। और एक पिछले वीडियो में हमने आपको भारत की भी स्थिति बताई थी कि भारत को क्यों एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ होना चाहिए। भारत के पास देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स में ब्रह्मोस सीरीज की मिसाइल्स हैं, लेकिन यमन के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल, और यमन एक बहुत ही गरीब देश है, भारत के मुकाबले कुछ भी मतलब उस तरीके से उसके पास नहीं है। अरब वर्ल्ड का वो सबसे गरीब देश है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल उसके पास जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है तो भारत के पास, क्योंकि भारत अपनी टेक्नोलॉजी इजराइल और अमेरिका से लेता है। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी यमन ने ली है वो ईरान से ली है। ईरान से उस तरीके से अमेरिका ने बैन कर रखा है। वो तो तेल भी बैन कर रखा था, वो तो भारत ने डिफाई किया अमेरिका को, ईरान से तेल लिया, जो कि पूरा बहुत अच्छा इस मामले में स्टैंड था, मैं पूरा समर्थन करता हूँ। लेकिन जो हथियारों के मामले में भी भारत को इस पर सोचना चाहिए कि देखिए, जो नई ताकतें उभर रही हैं दुनिया, यमन खासतौर पर 5-5 ये शिप्स पे अटैक कर रहे हैं लगातार, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है एयर स्ट्राइक्स का। एक नई दुनिया उभर रही है, एक नई संस्कृति के साथ। पश्चिमी संस्कृति डाउन हो रही है। पश्चिमी संस्कृति अपने सारे मूल्यों के साथ, मूलबोध के साथ, जो भी आप कह लीजिए, अपने कल्चर के साथ वो डाउन जा रही है। और इस समय जो ऊपर उठ रहा है वो एशिया की संस्कृति है। और एशिया और मिडल ईस्ट, एक तरह से एशिया वहाँ से शुरू होता है। तो वो उसने एक रास्ता मिडल ईस्ट ने दिखाया है। इंडिया चाइना का अपना अलग रोल रहा है एशिया में, ऐतिहासिक उनका एक अलग से एक जोन रहा है, कल्चरल जोन, तो वो बरकरार रहेगा। लेकिन जो उभरती हुई सच्चाई है, जब आपके सामने दोस्त ऐसे हैं जो आपको एक बेहतर टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के पास क्यों जाना जो वैसे भी संस्कृति और सारे मामलों में हमारे विरोधी हैं। अगर आप देखिए तो जो हमारी फिल्मों को आप ले लीजिए और हॉलीवुड की फिल्मों को ले लीजिए, बहुत बड़ी कोशिश है कि किसी भी तरह भारत की जो इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है इसको तोड़ा जाए, इसको ख़त्म किया जाए। बहुत सारी साजिशें हुई, लेकिन फिर भी वो साजिशें सफल नहीं हुई। जब उधर बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री कमज़ोर पड़ती है, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री उभर जाती है। साउथ इंडियन इंडस्ट्री कमज़ोर होती है, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री उभर जाती है। भारत सरेंडर नहीं करने वाला है कल्चरली। तो जब आपकी लड़ाई है ही अमेरिका से, और मूल्यों की लड़ाई है वो, और कल्चर के लेवल पे भी लड़ाई है, और बाकी तो आर्थिक है ही, जो अभी भी कहीं ना कहीं भारत को आर्थिक गुलामी की तरफ वो लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप अपने दोस्तों को पहचानिए और एक दोस्ती का हाथ आप एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ाइए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।